हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है लॉर्ड डलहौजी। इनका दूसरा नाम जेम्स एंड्रयू रॉमसे भी था, जिनका टेन्योर जो था 1848 से 1856 था। माना जाता है कि जो लॉर्ड डलहौजी थे वो आधुनिक भारत की नींव रखे थे, और उन्होंने जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पास कराया। अब ये जानने के लिए कि ये आधुनिक भारत के नींव रखने वाले क्यों कहे जाते थे, इसके लिए हमें इनकी जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हो गई, या लैंड रिफॉर्म्स हो गए, मिलिट्री रिफॉर्म्स हो गए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो गए, या जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो हो गए, और कॉमर्शियल रिफॉर्म्स हो गए। हमें धीरे धीरे इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है, तब हम जो है अच्छे से जान पाएंगे कि ये आधुनिक भारत के नींव रखने वाले क्यों कहे गए। तो अभी हम शुरुआत करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की, जहाँ इन्होंने अपने टाइम पीरियड में जो है काफ़ी सारा एक्सपेंशन किया था, अपने एम्पायर को बढ़ाया था। किन पॉलिसीज़ के थ्रू? जैसे लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस का सहारा लिया था, उसी तरह जो है डलहौजी ने द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लिया, मतलब गोद निषेध का सिद्धांत। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर गोद निषेध का सिद्धांत था क्या? तो ये एक ऐसी नीति थी जिसमें जो भारतीय राज्य का जो शासक होता था, उसका जो बेटा होता था या पुरुष उत्तराधिकारी होता था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो वो गोद ले लेते हैं, जो है एक बच्चे को गोद ले लेते हैं और उसको जो है राजा बना देते हैं। पर अब जो ये इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर अब गोद लेने का सिस्टम नहीं चलेगा। अगर आपका खुद का खून जो है वो अगर शासक बन रहा है, आपका बेटा, तो ठीक है, पर आप गोद नहीं ले सकते। ये सिस्टम जो है इसने बनाया, जिसके थ्रू उसने कई सारे एरियाज़ को एनेक्स किया, जैसे कि सतारा 1848 में महाराष्ट्र की राजा अप्पा साहब की मृत्यु के बाद, जयपुर 1849 में, सबलपुर उड़ीसा का 1849 में राजा नारायण सिंह की मृत्यु के बाद, फिर आ जाता है चौथे पे बघाट 1850 पंजाब का, जो अलग बात है, बाद में कैनिंग ने वापस करवा दिया था। फिर झांसी 1853 में यूपी की राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद में। फिर पांचवा उदयपुर 1852 एमपी में। फिर नागपुर 1854 महाराष्ट्र। और एक जो ये मैंने 8वें नंबर पे लिखा है, ये जो है एनेक्स किया गया था, बट ये आप याद रखें, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू नहीं किया गया था। ये किस क्या कारण देकर किया गया था? कुशासन के आधार पर, कि मतलब इनका शासन सही नहीं चल रहा था। जो अवध के नवाब थे 1856 में यूपी में, वाजिद अली शाह, उनको जो है औदम की एक रिपोर्ट आई, उसमें ये बोला गया कि इनका जो है प्रशासन सही नहीं चल रहा है, इस आधार पे जो है इनका जो एरिया है वो इनसे छीन लो, एनेक्स कर लो। तो जो है यहाँ पे हमने ये जो 7 तक पूरी लिस्ट पढ़ी है, ये सब जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जो है एनेक्स किए गए थे। बट जो ये 8वां है अवध, ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू नहीं आया था। इसीलिए ये आप याद रखें, क्योंकि कई बार जब MCQs में क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसमें जो है अवध भी मेंशन किया जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जो है इन्हें अनेक्स किया गया है नहीं। तो यहाँ जो है अवध को अनेक्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू नहीं किया गया था। किस कारण से किया गया था? मैल एडजस्टमेंट के कारण, कुशासन के आधार पर। अब ये तो ठीक है, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या था? उन क्षेत्रों को युद्ध करके जीत लो, या तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जीत लो या तो युद्ध करके जीत लो। तो जो इनके टाइम पीरियड में पहला जो युद्ध हुआ वो था पंजाब को अनेक्स करने के लिए, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हो तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर मतलब पहला भी हुआ था, तो पहला जो है, इससे पहली ही वीडियो जो थी फर्स्ट लॉर्ड जो है लॉर्ड हार्डिंग की, उनके टाइम पे ही फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था।
जो कि लाहौर की संधि के साथ ख़त्म हुआ था। अब जो लाहौर की संधि हुई थी ना, यहाँ पे बोला गया कि ब्रिटिशर्स के द्वारा कि वो जो है इसका उल्लंघन कर रहे थे। इसी वजह से जो है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है डलहौजी ने किया और पूरी तरह से पंजाब को जो है अपने अंडर कर लिया। ठीक है, ऐसे ही जब हम दूसरे वॉर की बात करते हैं वॉर के थ्रू, तो सिक्किम को अनेक्स किया गया 1850 में। जहाँ अब आपने पिछली क्लासेस देखी हूँ तो आपको याद आएगा कि हमने जब लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में पढ़ा था तो गोरखा वॉर्स की बात की थी, और जब गोरखा वॉर्स की बात की थी तो फाइनली जो है 3 बारी हार जाने के बाद चौथी बारी में जो है सेगारली की एक ट्रीटी हुई थी 1816 में। उसमें जो है सिक्किम को एक स्वतंत्र जो है राज्य घोषित किया गया था। अब सिक्किम तो चलो स्वतंत्र था, तो अब यहाँ सिक्किम को अनेक्स कैसे किया गया? तो 2 ब्रिटिशर डॉक्टर्स जो हैं वो सिक्किम में बिना परमिशन चले जाते हैं और उस पर इसीलिए जो है वहाँ पर लोग जो हैं उन पर अटैक कर देते हैं, और यही चीज़ जो है उन्हें पसंद नहीं आती है और इसी वजह से जो है सिक्किम को अनेक्स कर लिया जाता है। और नेक्स्ट जो है एनेक्सेशन ऑफ पेगू या लोअर बर्मा किसके थ्रू हुआ था? सेकेंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर। अब वहीं हम बात करते हैं फिर से सेकेंड एंग्लो बर्मन वॉर के लिए लॉर्ड एमहर्स्ट की। उनके टाइम पीरियड में जो है सागौन की लकड़ी के लिए और रत्नों के लिए ये युद्ध लड़ा गया था, याद हो तो आपको, जिसमें 5 मिलियन पाउंड का खर्चा कर दिया था लॉर्ड एमहर्स्ट ने, जिसकी वजह से जो है उसको जो है गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं वो आगे सुधार लाते हैं, और जो फाइनेंशियली उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ था उसको जो है जो 1 करोड़ के घाटे में चल रहा था उसे जो है 2 करोड़ के मुनाफे में कन्वर्ट कर दिया था। तो अब जो है बात आती है, ठीक है, जब बर्मा पे वो जीत कर लिए थे ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए, तो अब सेकेंड एंग्लो बर्मन वॉर की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि जो उन्होंने व्यापार करने के लिए क्षेत्र जीते थे उनमें उनके जो है ये बर्मा के लोग जो बेसिकली आज का म्यांमार है वहाँ से उन लोगों के तनाव बढ़ने लगे, और जो ये बर्मा के लोग थे बेसिकली वहाँ की जो सेना थी वो ब्रिटिश जहाज़ों को जब्त करके उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार करती थी। तो इन शॉर्ट जो है ये वॉर हुआ, और इस वॉर के थ्रू जो है जो है बर्मा को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक तो निचला बर्मा हो गया और एक उत्तरी बर्मा हो गया, और जो निचला बर्मा था बेसिकली लोअर बर्मा वो जो है ब्रिटिशर्स के अधीन हो गया, और जो उत्तरी बर्मा था वो बर्मा लोगों के पास तो था ही। इस तरीके से जो है इतने सारे एरियाज़ को जो है डलहौजी ने जीत लिया। बाकी और भी जो है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ रहीं, जैसे कि अब जो है अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है टाइटल्स और पेंशन्स को ख़त्म कर दिया। तो जैसे बाजीराव सेकंड का जो बेटे थे उनको पेंशन देने से मना कर दिया, और जो भी गवर्नर जनरल का बोझ था काउंसिल्स के साथ कानून बनाने का, बेसिकली कानून की जांच करने के लिए समितियां बनाई थी, पर तब भी काम बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए जो है उन्होंने, क्योंकि अब ये भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे, तो इसीलिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करी। जो चार्टर एक्ट जो है, चार्टर एक्ट 1853 के अंडर मेंशन है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैंने एक शॉर्ट में टेबल बनाई है आपको समझने के लिए कि उन्होंने किस ईयर किस तरीके से जो है कौन सा एरिया किस रीजन से अनेक्स किया। तो पहला जो है सतारा किया था महाराष्ट्र का 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। फिर जयपुर राजस्थान में है 1849 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। संबलपुर उड़ीसा का 1849 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। इसी तरह पंजाब में ही है 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के थ्रू। ऐसे बंगाल पंजाब का 1850 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सिक्किम 1850
वॉर कैप्चर, ठीक है, वॉर के थ्रू कैप्चर किया। जो 2 डॉक्टर्स वहाँ पर गए थे बिना परमिशन के, इस वजह से। उदयपुर MP 1852 डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। पेगू बर्मा में ये वॉर हुआ था 52 से 53, सेकेंड एंग्लो बर्मन वॉर में। झांसी UP 1853 डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। नागपुर महाराष्ट्र 1854 डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। अवध UP 1856 मैल एडजस्टमेंट। ये ज़रूर आप याद रखें। और इन्हीं के काल में जो है संताल विद्रोह भी हुआ था, जो 1855 से 56 तक था। अब हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी। अब इन्होंने ऐसे क्या लैंड रिफॉर्म्स किए, तो इन्होंने क्या है 1852 में एक इनाम कमीशन अपॉइंट करी, जिसका काम था जितनी भी कर रहित भूमि हैं उनकी जागीरों का पता करके उनसे छीना जाए। मतलब ऐसी भूमि को देखना जो विभिन्न व्यक्ति व समूहों को गिफ्ट के तौर पर एक टैक्स फ्री लैंड दी गई हो। अब जैसे कई बार होता है ना, रिलीजियस पर्पसेस से टैक्स फ्री लैंड दे दी जाती थी, तो अब वो ऐसी ज़मीनों को ढूंढना है तो क्या प्रोसेस अपनाएंगे, पहले तो वो भूमियों की जांच कराएंगे ताकि हमें पता लगे ये कौन सी टाइप की भूमि है। और जब उन्हें पता लग जाएगा कि ये कर मुक्त भूमि है, बेसिकली यहाँ पे कोई टैक्स नहीं दिया जाता, तो उसके बाद वो ये देखेंगे क्या इस लैंड पे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है या किसी तरह से उसमें जो है कुछ उसके तरह से गलत काम किए गए हैं, उससे बेनिफिट लिया गया है। तो ये सब देखकर वो जो है उसे जब्त कर लेते थे और अपना जो है राजस्व बढ़ा लेते थे। नेक्स्ट जो है उनका मिलिट्री रिफॉर्म, जिसमें कलकत्ता से जो है तोपखाने का कार्यालय वो मेरठ में ले आए। सेना का मुख्यालय उन्होंने शिमला में कर दिया 1865 में, और इसे ही भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना ली। वो इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनके वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ठंडा होता है और यहाँ पर जो है काफ़ी गर्मी होती है, तो वो गर्मी जो है इनको टॉलरेट नहीं हो पाती थी। इसीलिए जो है उन्होंने गर्मियों के लिए जो राजधानी है शिमला को बनाया ताकि वो एक ठंडे मौसम में रह पाए। तो और जो अगला पॉइंट है, पंजाब में एक अलग व्यवस्था और अनुशासन के साथ जो है एक इरेगुलर फोर्स बनाई। ये सारे जो हैं उनके मिलिट्री रिफॉर्म्स थे। अब हम बात करते हैं उनके द्वारा किए गए कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म की, जहाँ 1853 में थॉम्सन सिस्टम जो है 3 टायर सिस्टम जो है वर्नाकुलर एजुकेशन का, उसको जो है अप्लाई किया गया। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, बंगाल में, पंजाब में और मद्रास में, इन सब एरिया तक ये सीमित रहा। बेसिकली क्या था, ये भारत के जितनी भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है उसमें सुधार लाने की कोशिश करता है। तो अब हम अगर इनके फीचर्स की बात करें कि थॉम्सन सिस्टम की खास बात क्या थी, तो जैसे कि यहाँ हमें पता लग रहा है वर्नाकुलर एजुकेशन मतलब स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहन दिया गया, फ्री एजुकेशन देने की कोशिश की गई, टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई, और जो करिकुलम है उसे जो है ब्रॉडर बनाया गया, उसमें जैसे मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करें। और जो है काफ़ी सारे जो कहते हैं ना शैक्षणिक संस्थान, उनकी जो है इस्टेब्लिशमेंट की गई। और जितने भी जो है जो हम कहते हैं परीक्षा प्रणाली, उसमें जो है उन्होंने माना कि छात्रों की नियमित जांच होती रहती है उससे, इसीलिए जो है एक अच्छी जो है परीक्षा प्रणाली बनाना ज़रूरी है। और जो एजुकेशन है ना उसे सेंट्रलाइज्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो है क्वालिटी इन्हांस होती है एजुकेशन की। इस सिस्टम के थ्रू जो है बेसिकली जितनी भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा थी उसमें सुधार लाया गया। वहीं बात करते हैं 1854 में चार्ल्स वुड की। वो एक प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। उनके टाइम पे एक वुड डिस्पैच आया था जो मैग्ना कार्टा कहलाता था इंग्लिश एजुकेशन का, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसके अनुसार क्या था, जो रीजनल लेवल थे ना उन पे एंग्लो वर्मन स्कूल्स जो हैं वो खुलेंगे।
हर टाउन में एक जो है गवर्नमेंट कॉलेज होगा इंग्लिश एजुकेशन वाला। बेसिकली मतलब स्कूल लेवल्स पे आप कह लो तो उन्हें उनकी भाषा में पढ़ने के लिए अलाउ कर दिया गया, पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे कॉलेज लेवल पे आपको इंग्लिश एजुकेशन लेनी होगी। और यूनिवर्सिटी जो है हर प्रेसिडेंसी में ज़रूर हो, बॉम्बई हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो, सब में हो, जो कि 1857 तक बना भी दी गई थी। हर यूनिवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी था। इसी तरह जो है रुड़की की इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी ओपन किए गए थे। तो ओवरऑल बात ये आती है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म किया गया, जहाँ स्पेशल बात ये थी जो वुड डिस्पैच था इसमें महिला शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, और ये जो है पूरे भारत के सुधार की बात करता है। वहीं जब अगर हम बात करते हैं थॉमसन सिस्टम की, तो ये पूरे भारत को कवर नहीं करता, ये सिर्फ जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, बंगाल, पंजाब, मद्रास इतने एरिया को कवर करता है। और जो जितनी भी शिक्षा की बात करता है वो कहीं ना कहीं जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की ही बात करता है, पर जब वुड डिस्पैच की बात होती है तो ये पूरे इंडिया की या हर लेवल की एजुकेशन की बात करता है, चाहे वो कॉलेज की हो चाहे वो स्कूल की हो। और वहीं जो है 1853 में जो है इंडियन सिविल सर्विसेज जो है भारतीय नागरिक सेवा, उसके लिए रिटर्न एग्ज़ाम्स की शुरुआत करवाई गई, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक कह रही हूँ, जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू हुई। अब हम बात करते हैं रेलवेज़ की डेवलपमेंट के बारे में, जो 1853 में हुई। 16 अप्रैल 1853 फर्स्ट रेलवे चली थी बॉम्बे से थाने तक, जो 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी, जो जिसे किसने बनाया, किस कंपनी ने, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी, जिसमें रेल का नाम था फेरी क्लिट, जिसके इंजन्स का नाम था सुल्तान, साहिबा और सिंध। और जो अगर हमसे ये पूछा जाए कि सेकंड रेलवे कहाँ से कहाँ तक जाती थी, तो वो 1856 में कलकत्ता से रानीगंज कोल्डफील्ड तक। बेसिकली उसने जो है कनेक्टिविटी बढ़ा दी, रेलवेज़ इस्टेब्लिश करके, रेलवेज़ को यहाँ पे करवा कर। इसी तरह जो है डलहौजी जो है फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया भी कहलाए, क्योंकि उन्होंने जो है टेलीग्राफ लाइंस बिछवाई जो कलकत्ता से जो है आगरा, मद्रास, बॉम्बे, पेशावर सब जगह जाती हैं। जो 1853 में पहली जो जाती है वो आगरा जाती है। आप देख रहे हो 1853 में ही रेलवेज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, 1853 में ही इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, थॉमसन सिस्टम आ रहा है, बेसिकली एजुकेशन रिफॉर्म हो रहा है 1853 में। और कितने सारे जो एरियाज़ हैं 1853 में एनेक्स भी किए गए, जैसे उदयपुर, सेकेंड एंग्लो बर्मन वॉर, झांसी, ये सारे एरियाज़ जो हैं 1853 में जो हैं एनेक्स किए गए। और जो है अब हम बात करें और तो बर्मा से रंगून तक भी गई है, ठीक है। अब पोस्टल रिफॉर्म की बात करते हैं। उसी के नेक्स्ट ईयर 1854 जब चार्ल्स जो है वुड डिस्पैच आया, तो इसमें जो है पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया। अब पोस्ट ऑफिस एक्ट इसलिए लाया गया ताकि जो है मॉडर्नाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन लाया जा सके, ठीक है। जितने भी डाकघर हैं उनकी स्थापना से रिलेटेड जितने भी नियम कानून हैं उनको मेंशन किया गया। इसके सेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया गया ताकि जो पूरे देश में ना एक समान सेवा मिले, कहीं भी अलग अलग सिस्टम ना बने, ताकि एक प्रॉपर इंडिया में कनेक्टिविटी बनी रहे। और जो है जितने भी कर्मचारी थे उसमें जो काम करने वाले थे उनके अधिकार हो गए या उनके कर्तव्य हो गए, उन सब के बारे में भी बात की गई। और जितने भी डाक शुल्क हैं उसका निर्धारण किया गया। ये सारी बातें जो हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट में की गई। और जो ये है सभी प्रेसिडेंसीज में जो डाक का कार्य है ना उसके लिए जो है एक सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति भी की गई। तो ये सारे वर्क जो हैं पोस्टल रिफॉर्म के थ्रू किए गए। अब हम बात करते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की। ये भी जो है 1854 में हुआ, जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया अलग से, जिसमें गंगा नहर का निर्माण हुआ 1854 में और सिंचाई के लिए इसे खोल दिया गया।
और जो जीटी रोड है उसका पुनर्निर्माण शुरू किया। अब जीटी रोड नाम से आपने पढ़ा होगा कि जो शेषासुरी मार्ग था उसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड किसने रखा? तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ये नाम किस गवर्नर जनरल ने रखा था। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कॉमर्शियल रिफॉर्म्स की, कि भारत में जो बंदरगाह थे उनको इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए ओपन कर दिया। अब जितना भी कृषि रिलेटेड वर्क है वो सब पे उस पर ध्यान दिया गया कि इरिगेशन कैसे हो, इन सब पे, ठीक है। और जितने भी भारतीय संसाधन थे जैसे कपास हो गया, चाय हो गया, ये सब जो हैं इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके जो है ब्रिटिश एरियाज़ में जैसे मैनचेस्टर हो गया वहाँ पर भेजा जाता था। इन शॉर्ट हम देखते हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा। जो डलहौजी थे आधुनिक भारत की नींव रखे थे, इसलिए वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को अडॉप्ट किए, वॉर्स के थ्रू किए, टाइटल्स पेंशन्स को ख़त्म करे, इनाम कमीशन लाए, शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, थॉमसन सिस्टम लाए, चार्ल्सवुड डिस्पैच आया इनके काल में, रेलवेज का सुधार किया, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाए, पोस्टल्स रिफॉर्म किए, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पे काम किया, कॉमर्शियल रिफॉर्म्स किए। इतने सारे काम उन्होंने जो हैं अपने टाइम पीरियड में किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।